स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो में ये अर्थव्यवस्था सीरीज का 8वां भाग है। इसके अंतर्गत हम बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान संतुलन और जो है व्यापार घाटा क्या होता है, और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ठीक है, एफडीआई और एफपीआई क्या होता है, उसमें अंतर देखेंगे। ब्राउन फील्ड एफडीआई के क्या प्रकार हैं, तो ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड एफडीआई क्या होती है ये देखेंगे। एफडीआई का भारत में प्रवाह कैसे बढ़ाया जाए ये देखेंगे, और क्या रिलेवेंस है, प्रासंगिकता क्या है एफडीआई की, ये देखेंगे हम इस वीडियो में। और इसके साथ ही एक्सचेंज रेट, कौन कौन से वो एक्सचेंज रेट है जो भारत, और कौन सा एक्सचेंज रेट जो है प्रणाली भारत में यूज किया जाता है, ठीक है, ट्विन घाटा क्या होता है, इन सब सब विषय का इस वीडियो में चर्चा किया गया है। इसके पहले इस अर्थव्यवस्था सीरीज के 7 लेक्चर आ चुके हैं, ठीक है, जिनका मैं लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है साथियों। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो है 8वां वीडियो, इसका टॉपिक क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहला टॉपिक देखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। ये होता क्या है, तो ये डायरेक्ट जो है डिफिनीसन, यही डिफिनीसन IAS 13 प्रीलिम्स परीक्षा में पूछी गई थी। देखिए ये क्या है, एक देश के निवासियों, ठीक है, निवासी कह रहा है, नागरिक नहीं कह रहा है, एक देश के निवासियों द्वारा शेष या अन्य देश के निवासियों के साथ एक वर्ष के दौरान किया गया आर्थिक लेन देन, ठीक है। एक चीज़ ये याद रखना है कि एक वर्ष के दौरान आर्थिक लेन देन हो रहा है, और एक देश के निवासियों द्वारा, मतलब एक देश का निवासी जैसे भारत का निवासी है तो उसका जो है अन्य देशों के साथ जो है जो है आर्थिक लेन देन होगा एक वर्ष के दौरान, तो उसी ही व्यापार संतुलन कहेंगे, ठीक है। अब ये केंद्रीय बैंक द्वारा पूरा विवरण डॉलर में लिखना होता है, ठीक है। जो पैसा आया वो क्रेडिट होता है और जो पैसा गया वो डेबिट होता है। इसको ऐसे समझते हैं, जो निर्यात होता है, निर्यात में क्या होता है कि जब आप कोई वस्तु बाहर भेजेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जैसे देखिए, आप जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो आता है कि क्रेडिटेड, मतलब कुछ अमाउंट, यू हैव बीन क्रेडिटेड फलाना, ठीक है। तो और डेबिट क्या होगा, जब आयात करेंगे आप तो आपको पैसे देने होंगे तो वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका यूज बाद में होगा। अब देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, व्यापार संतुलन या शेष क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, यदि आयात निर्यात का संतुलन है, यह क्या है, आयात निर्यात का संतुलन है, ठीक है। यदि, अब देखिए आगे देखते हैं, निर्यात आयात से कम है तो व्यापार घाटा होगा। देखिए, आयात कम है, अगर निर्यात जो है आयात से कम है तो जाहिर सी बात है हम क्या कर रहे हैं, पैसे जो है ज़्यादा खर्च रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। जब ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो जो है निर्यात, मतलब वो बैलेंस आ जाएगा, तो जो बैलेंस वही जो है व्यापार घाटा हो जाएगा। अगर अगर निर्यात आयात से अधिक है तो अनुकूल व्यापार संतुलन होगा, तो हमारे पक्ष में है। जैसे नेगेटिव आ रहा है, मतलब हमने आयात ज़्यादा कर लिया, भारत ऐसा करता है कि आयात ज़्यादा ही करता है, निर्यात कम करता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो है विपरीत जो है वो है, व्यापार संतुलन है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर निर्यात आयात से अधिक हो रहा है तो अनुकूल व्यापार संतुलन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि आयात निर्यात के बराबर है तो व्यापार संतुलन कहा जाएगा। और ऐसा जो है आइडली होता नहीं है, ऐसा मतलब होना यही चाहिए, बराबर किया जाता है ऋण लेके, वो आगे हम समझेंगे कैसे होता है, लेकिन ये हो नहीं पाता है। भारत में क्या है, व्यापार घाटा ही रहता है, ठीक है। अब देखते हैं, भारत में व्यापार घाटा सिर्फ वस्तुओं में रहता है। आगे पढ़ेंगे हम जब करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो वहाँ समझेंगे वस्तुओं का क्या है। जो वस्तुओं का हम आयात निर्यात करते हैं उसी में हमारा व्यापार घाटा रहता है, और सेवाओं में हम लाभ में रहते हैं, ठीक है। कुल निकालें तो हम व्यापार जो है हमारा माइनस, मतलब घाटा में ही रहता है, ठीक है साथियों। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं व्यापार बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रकार, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के हैं, एक है चालू खाता, दूसरा है पूंजी खाता, ठीक है। इसमें जो खाता है वो 2 टाइप के हैं, एक है चालू खाता, दूसरा है पूंजी खाता। तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब इसमें देखिए, जो करंट अकाउंट है इसमें 2 भाग हैं, एक क्या है, दृश्य है, एक अदृश्य है। जो दृश्य है इसमें क्या होता है, वस्तुओं के आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है, अर्थात इसमें जो आयात निर्यात है ये दिखाई देता है। जबकि जो अदृश्य खाता है, जो हम करंट अकाउंट में अदृश्य, देखिए ये करंट अकाउंट की बात हो रही है, उसमें दृश्य अदृश्य, और जो करंट अकाउंट में अदृश्य है ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसमें जैसे सर्विसेज होते हैं, जो सर्विसेज हैं, जैसे नौकरी हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया,
व्यवहार हो गया, ये सब किस में आते हैं? आपके अदृश्य वाले में, जो करंट अकाउंट में अदृश्य वाला जो है खाता होता है उसमें आता है। इनकम जो हो गया, ब्याज लाभांश जो आता है, ट्रांसफ़र पैसे का जो ट्रांसफ़र लेन देन किया जाता है, सॉफ्टवेयर, IT, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ये सभी जो है किस में आ रहे हैं? अदृश्य में आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हम इसको जो है देख नहीं पा रहे हैं, और जो वस्तुओं के निर्यात और आयात हो रहा है उसको कह रहे हैं दृश्य। ठीक है, दृश्य और अदृश्य इसको समझते हैं। तो जो वस्तुओं का निर्यात और आयात हो रहा है उसको दृश्य कह रहे हैं, और जिसमें सेवाओं का निर्यात आयात हो रहा है उसको अदृश्य कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब करंट अकाउंट घाटा या डेफिसिट क्या होता है? तो जो दृश्य या अदृश्य में हो तो इससे जो है रुपया कमज़ोर होता है, और अगर जो है ये घाटा होता है तो इससे रुपया कमज़ोर होता है, या घाटा पूंजी खाता पूरा करता है। ठीक है, अब जो ये मतलब कि करंट अकाउंट में जो घाटा होता है, जैसे क्या होता है कि जो वस्तुओं और सेवाओं का टोटल जो आयात है, आयात हम ज़्यादा कर ले रहे हैं, निर्यात तो घाटा हो जाएगा। तो इसको जो है, अब जो कैपिटल अकाउंट है उससे जब हमारे पास पैसे आ रहे हैं, जब वो अब FDI आएगी या हमें ऋण लेना पड़ेगा तो उसको हम बराबर करेंगे ना, तो उससे जो है कैपिटल अकाउंट से हम इसको जो है बराबर करते हैं। ठीक है, अभी जो है 2019-20 की दूसरी तिमाही में 7.6 अरब डॉलर का जो है वो घाटा था। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो कि GDP का 1.1% था। ठीक है, अब ट्विन डेफिसिट क्या होता है? ट्विन डेफिसिट जिसे जुड़वा घाटा कहते हैं। यह वह स्थिति होती है जब किसी देश को राजकोषीय घाटा और चालू खाते में घाटा एक साथ सामना करना पड़ता है। जब किसी देश को राजकोषीय घाटा, जो कि हम समझे थे जो है बजट वाले जो सीरीज में, कि राजकोषीय घाटा क्या होता था? तो टोटल राजस्व प्राप्तियां प्लस जो नहीं राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां माइनस जो व्यय नहीं राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय माइनस जो राजस्व प्राप्तियां थी प्लस पूंजीगत प्राप्तियां माइनस ऋण, जो ऋण हम लेते थे वही तो राजकोषीय घाटा था। और यहाँ अगर चालू खाते में घाटा है तो उसे ट्विन डेफिसिट कहते हैं, जुड़वा घाटा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, हाँ, अब 1 मिनट पहले पेज पे जाते हैं। हाँ, अब देखिए कैपिटल खाता क्या होता है? कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जो पूंजी खाता है। हमने करंट अकाउंट के बारे में समझ लिया ना। करंट अकाउंट एक था दृश्य, अदृश्य। दृश्य में क्या? वस्तुओं का आयात निर्यात, अदृश्य में सेवाओं का आयात निर्यात। ठीक है, और हमने देखा था कि भारत में जो है जो मैक्सिमम देखेंगे आप तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है, जिसको जो है ये कैपिटल अकाउंट के द्वारा पूरा किया जाता है। अब वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा जो रखा जाता है वो पूंजी खाता में रखा है, कैपिटल अकाउंट में। ये क्या है? इसमें 2 हैं, देखिए, ऋण पूंजी और गैर ऋण पूंजी। तो ऋण पूंजी में क्या क्या आ जाएगा? आप किसी बैंक मतलब विश्व बैंक या IMF से लोन ले लेंगे। ठीक है, या बाह्य जो है सहायता लेंगे, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग करेंगे। NRI के जो पैसे बैंक में जमा होंगे, पैसे जो NRI द्वारा बैंक में पैसे जमा किए जाते हैं उसको रेमिटेंस बोलते हैं। और भारत जो है विश्व में सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है विश्व बैंक के डाटा के हिसाब से। ठीक है, सर्वाधिक जो है रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। अब गैर ऋण पूंजी में क्या आता है? ये ऋण है। अगर मान लीजिए जो है दोनों करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच संतुलन नहीं बनता है तो हमें जो है ये ऋण, पहले तो ऋण लेंगे। अगर ऋण से मतलब पहले तो ये गैर ऋण से देखेंगे, ऋण से अगर गैर ऋण से पूरा नहीं होगा तो ऋण लेंगे। ठीक है, अब गैर ऋण पूंजी देखते हैं। तो गैर ऋण पूंजी में आ जाएगा आपका FDI, जो कि स्थिर प्रकृति का होता है। आगे इसको हम और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अधिक समय तक देश में रहता है इसलिए स्थिर कह रहे हैं। FPI और FII जो अस्थिर होता है, इसे कभी भी निकाला जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुद्रा हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है। भुगतान असंतुलन हो तो IMF के पास जाना पड़ता है। जब भुगतान असंतुलन, जैसे 1991 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था क्राइसिस में थी तो जो है जो भारत को IMF के पास जाना पड़ा था, जिससे कि जो है भारत को उदारीकरण की नीतियाँ IMF द्वारा जो उदारीकरण की नीतियाँ जो है लागू करनी थी उसको मानना पड़ा था। ठीक है, ना कि विश्व बैंक के पास जाना पड़ता है। विश्व बैंक के पास में विकास के लिए जो सॉफ्ट लोन होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए जाना पड़ता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भुगतान शेष में असंतुलन के कारण क्या है? तो ये इसके आर्थिक कारण भी हैं, राजनीतिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी हैं। इन तीनों कारणों की वजह से निवेश थम जाता है और FDI नहीं आ पाता है। होता क्या है, जैसे अब मान लीजिए किसी देश में आर्थिक अस्थिरता है या राजनीतिक अस्थिरता है, वहाँ पता है कि सरकार जो है स्थिर नहीं है, सरकार जो है तो वहाँ पे क्या होगा, जो निवेशक होंगे
वो जो है निवेश करने से कतराएंगे कि उनका निवेश फंस सकता है। मान लीजिए कोई अभी जो सरकार आई है उसकी नीतियाँ कुछ और है, आगे जो सरकार आई उनकी नीतियाँ अगर चेंज हो जाती हैं तो उनका निवेश फंसने के चांस है ना। इसलिए जो है अगर ये तीनों में असंतुलन है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, जैसे सामाजिक का हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई जो है कंपनी आ रही है जो है निवेश करने के लिए, अब वो जो है कहीं पे ज़मीन लेगी, ठीक है। आप देखते होंगे जब भी वो ज़मीन का अधिग्रहण करते हैं उसके बाद जो है आंदोलन शुरू हो जाता है, पर्यावरण के मतलब कि संकट के नाम पे, या जो है उनको कम मुआवजा देने के नाम पे कुछ ना कुछ लेके वहाँ पे शुरू हो जाता है। तो ये सामाजिक जो है असंतुलन है। आर्थिक में आप समझ लीजिए कि नीतियाँ सरकार की बदल सकती हैं, और राजनीतिक में है कि अगर सरकार बदली तो अगर उनके फेवर में नहीं आई, जो दूसरी सरकार आई उसने अपनी नीतियों को चेंज किया तो तब भी ये दिक्कत हो सकता है। तो ये तीनों का संतुलन होना चाहिए, तभी जो है FDI ज़्यादा आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब विदेशी विनिमय कोष, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये डायरेक्ट पूछ चुका है UPSC में भी, PCS में भी, प्रीलिम्स में पूछा गया था कि जो है आपको क्या था, उसमें पूछा था क्या क्या इसमें आते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ऐसा करके उसने पूछा था। तो ये मैंने लिखा है, यही पूछा था इसने। ठीक है, अब देखिए भारत में उपलब्ध विदेशी मुद्रा भंडार को विदेशी विनिमय कोष कहते हैं, और विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण कौन करता है? RBI द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो इसमें जो है विदेशी मुद्रा भंडार में देखिए एक तो विदेशी मुद्राएं शामिल होती हैं, ठीक है, जैसे डॉलर हो गया आपका, या पाउंड हो गया, स्टर्लिंग पाउंड हो गया, ये सब चीज़ें जो है विदेशी मुद्रा सबसे ज़्यादा यही मात्रा में होती है। जो विदेशी मुद्रा होती है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। उसके बाद सोना होता है, फिर SDR होता है जो IMF के पास होता है। इसे जो है विशेष आहरण अधिकार भी कहते हैं। इसको अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति माना जाता है। इसका इस्तेमाल जो है IMF में जो है सदस्यों के बीच वित्तीय संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है। अब SDR में कौन कौन सी मुद्राएं शामिल हैं, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछा गया भी है पहले। तो देखिए इसमें जो है USA डॉलर है, मतलब अमेरिकी डॉलर है, यूरो है, ठीक है, युआन है, जापानी येन है, और ब्रिटिश पाउंड है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो US मतलब अमेरिकी डॉलर का है। फिर RTF IMF का क्या होता है? रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। ये क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होल्डिंग्स ऑफ द कंट्रीज एंड करेंसी एंड द करेंसीज IMF डेजिग्नेटेड कोटा। ठीक है, आगे चलते हैं। CRF क्या होता है? कंटीजेंसी रिजर्व फंड। ये जो RTF है, जो आपका रिजर्व कोटा, जो कुछ कोटा होता है जो है IMF के पास, आप जितना पैसा देते हैं, जितना आप उसका कोटा देते हैं, उसके हिसाब से IMF कुछ आपको मतलब कि आर्थिक सहायता देने की बात करता है। तो वही होता है ये। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब CRF मतलब कंटीजेंसी रिजर्व फंड, ये क्या है? ये नया टर्म है। इसको ब्रिक्स सदस्य जो हैं, ब्रिक्स सदस्य जो 5 देशों का समूह है ब्रिक्स, जैसे आपका भारत है, ब्राज़ील है, रूस है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, इन देशों द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि जो व्यापार असंतुलन के संकट से निपटने के लिए ऋण प्रदान करना। देखिए जो अभी तक क्या था, जो IMF था, ये जो है व्यापार संतुलन की संकट से निपटने के लिए ऋण देता था, बैलेंस ऑफ पेमेंट से संकट से निपटने के लिए। लेकिन इसी को काउंटर करने के लिए चाइना ने जो है ये जो है CRF जो है कंटीजेंसी रिजर्व फंड ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर शुरू किया है। ठीक है, गैर सदस्यों को भी ये ऋण दे सकता है, लेकिन जो IMF है वो केवल सदस्यों को ही ऋण दे सकता है। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब एक्सचेंज रेट क्या होता है? ठीक है, एक्सचेंज रेट देखिए क्या है। दूसरे देश की मुद्रा के रूप में प्रथम देश की मुद्रा की कीमत। ठीक है, दूसरे देश की मुद्रा के रूप में प्रथम देश की मुद्रा की कीमत। ठीक है, अब जैसे कि डॉलर है वो दूसरे अमेरिका की है, ठीक है, अमेरिका की मुद्रा है, और भारत की रुपया है। तो रुपया में देखिए $1 बराबर 60 रुपया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दूसरे देश की मुद्रा के रूप में, मतलब $1 जो है वो 60 रुपया के बराबर है। में प्रथम देश की मुद्रा की कीमत, प्रथम देश की मुद्रा कितना है? 60 रुपया है। अगर 60 रुपये आप लेके जाएंगे तो $1 आपको मिलेगा। ठीक है, विनिमय दर में बदलाव होने पर विदेशी निवेश तथा विदेशी व्यापार और राष्ट्रीय आय और रोजगार पर प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये प्रकार, विनिमय एक्सचेंज रेट के प्रकार देखिए 3 प्रकार के हैं मेनली। पहला क्या है? स्थिर विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर में क्या है कि केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की विनिमय दर
को प्रशासनिक निकाय द्वारा किसी निश्चित स्तर पर स्थिर कर दिया जाता है। अब इसमें देखिए पूर्णतः ये हस्तक्षेप केंद्रीय बैंक द्वारा हस्तक्षेप करके विदेशी मुद्रा की विनिमय दर को प्रशासनिक निकाय द्वारा मतलब एक निश्चित स्तर पर स्थिर कर दिया जाता है। इसमें बार बार बदलाव नहीं होने से विदेशी व्यापार आदि को स्थिर आर्थिक बदलाव मिलता है। ठीक है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलता है और इसके लिए अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार होने की आवश्यकता है। स्थिर विनिमय दर के लिए आपके पास जो है बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा भंडार होना चाहिए। जैसे चीन जो है इसका प्रयोग करता है स्थिर विनिमय दर का। इसमें क्या है कि केंद्रीय बैंक जो हस्तक्षेप करके एक स्थिर जो है एक स्थिर दर निश्चित कर देती है। ठीक है, जिससे बार बार जो है आर्थिक बदलाव बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है लचीली विनिमय दर। ये क्या है, बाजार की मांग पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है, प्रशासनिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती है। ये पूर्णतः जो है बाजार की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है कि कितना जो है डॉलर की मांग या रुपया की मांग है मार्केट में, उस आधार पर ये निर्धारित होता है और प्रशासनिक हस्तक्षेप की अनुमति इसमें नहीं होती है। तीसरा जो हमारे काम का है, जो ये भारत में भी यूज होता है, प्रबंधन विनिमय दर। ठीक है, प्रबंधन विनिमय दर में क्या होता है, दर का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता है। अब इसमें देखिए निर्धारण क्या है, बाजार शक्तियों द्वारा होता है, परंतु बेहतर प्रबंधन की दिशा में प्रशासन निकाय भी कार्य करे। ठीक है, एक दायरे से विनिमय दर लचीला परंतु दायरा टूटने पर केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप कर सकता था। ठीक है, देखिए जो लचीली विनिमय दर थी उसमें हस्तक्षेप नहीं करता था और जो स्थिर विनिमय दर थी उसमें हस्तक्षेप करता था। लेकिन इसमें जो है पहले निर्धारण करने का, जो विनिमय दर के निर्धारण करने के लिए बाजार शक्तियों का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर जो है देखा जाता है कि दर एक दायरे से अधिक हो गई है या बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो इसमें जो है केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप कर सकता है। विश्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त प्रणाली है ये, भारत में भी ये लागू है। ठीक है, भारत में भी ये लागू है। आरबीआई द्वारा विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप किए जाते हैं, जैसे क्या है एमएसएफ को बढ़ा देना। ये हम जब जो है वो बैंकिंग वाला चैप्टर लेक्चर देख रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अमेरिकी डॉलर को बेचना। ठीक है, ये आरबीआई हस्तक्षेप करके ये प्रबंधित जो विनिमय दर को संतुलित रखने का प्रयास करती है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। एनआरआई से जुड़ी योजनाओं को अधिक आकर्षक बना के, जिससे कि हमें अधिक जो है एनआरआई यहाँ पे आके जो है अपने रेमिटेंसेस अधिक प्राप्त होंगे, तो जो है पूंजी खाते में पैसा अधिक प्राप्त होगा, तो जो व्यापार संतुलन हमारा जो है संतुलित हो जाएगा। और आगे क्या है, भारत द्वारा विदेश में किए जाने वाले एफडीआई की सीमा को कम करके, जो भारत में विदेश मतलब जो हमारा निवेश था, हमारे निवेशक थे वो विदेश भाग रहे थे, तो उनको जो है अपने यहाँ ही रोक के अपना निवेश मतलब अपने अर्थव्यवस्था में निवेश करा के ये जो है किया जाता है। ठीक है, अब टोबिन टैक्स क्या होता है, टोबिन टैक्स होता है विदेशी मुद्रा के लेन देन पर लगने वाला कर जो होता है वही टोबिन टैक्स होता है। चलिए आगे देखते हैं। विनिमय दर में परिवर्तन। अब देखिए विनिमय दर में अगर वृद्धि हो रही है तब क्या होता है, जब बाजार के आधार पर विनिमय दर में वृद्धि होती है तो मुद्रा मूल्य बढ़ जाता है, इसे एप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, अब जब बाजार के आधार पर विनिमय दर में वृद्धि हो जाए तो जो है क्या हो जाएगा, आधार जो मुद्रा मूल्य है वो बढ़ जाता है, तो एप्रिसिएशन कहते हैं। प्रशासनिक निर्णय द्वारा जब ये निर्णय द्वारा की गई वृद्धि को अधिमूल्यन कहते हैं और इसे स्थिर विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अब जब विनिमय दर में गिरावट आती है तब क्या होता है, बाजार के आधार पर विनिमय दर में गिरावट या मुद्रा के मूल्य में गिरावट आती है तो डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे अभी मान लीजिए, अब यहाँ समझ लेते हैं एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है। हमने पढ़ा था अभी कि $1 बराबर 60 रुपया। अगर $1 बराबर 45 रुपया हो रहा है तो ये एप्रिसिएट हो रहा है। ठीक है, एप्रिसिएशन हो रहा है डॉलर का, मतलब जो हमारा रुपया है वो मजबूत हो रहा है, तो मुद्रा मूल्य जो है वो बढ़ रहा है। और वहीं अगर जो है $1.60 है, अगर यही $1.70 हो जाए तो ये डीवैल्यूएशन हो रहा है, हमारी मुद्रा में गिरावट आ रही है। ठीक है, तो ये डीवैल्यूएशन है। आगे इसको समझेंगे कैसे काम करता है ये। ठीक है, प्रशासनिक निर्णय द्वारा विनिमय दर में कटौती या मूल्य को कम करना ही अवमूल्यन है। अब देखते हैं, अवमूल्यन एक अलग से ही पूरा टॉपिक है, इसको समझते हैं क्या है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीलिम्स मेंस कहीं भी आ सकता है। ठीक है, और इसको आप जब लिखेंगे मेंस में या जो है ऐसे में तो इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जब स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत
केंद्रीय बैंक द्वारा अपनी मुद्रा मूल्य को विदेशी मुद्रा के सामने पहले की तुलना में कम कर दिया जाता है। वही ना, जैसे अभी $1 60 है। अब केंद्रीय बैंक क्या करे कि $1 बराबर 75 रुपये या 70 रुपये कर दे, तो ये क्या हुआ कि कम कर दिया उसने, जो है विदेशी मुद्रा के मुकाबले मुद्रा का दाम जो है कम कर दिया। इससे आंतरिक मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु सिर्फ बाहरी मूल्य कम कर दिया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। भारत में आज़ादी के बाद से 4 बार रुपए का अवमूल्यन किया गया है। कब कब किया गया है? सितंबर 1949, जुलाई 1966, 1 जुलाई 1966, 1 जुलाई 1991, 3 जुलाई 1991। जब भारत में आर्थिक संकट था तो इस IMF ने जो है भारत को कुछ शर्तों पर जो है ऋण दिया था। ठीक है, तो वो उसी के अंतर्गत ये जो है किया गया था, जो है अवमूल्यन किया गया था, जिसके बाद ही जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट आया था भारत में। चलिए आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव, जो डिवैल्यूएशन है, इससे अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब आयात महंगे हो जाते हैं, जिससे आयात कम क्योंकि लोग आयातित वस्तुओं को कम खरीदेंगे। अब कैसे आयात महंगे हो जाएंगे? जैसे अभी मान लो $1 में जब 60 रुपये था और फिर उसके बाद $1 में 75 रुपये हो गया। जो आयात करते हैं वो डॉलर में ही ना करेंगे। मान लीजिए आप पहले जो है मंगा रहे थे 60 रुपये दे के कोई वस्तु को, अब आपको 75 रुपये देना पड़ रहा है, तो आप उसको कम ही ना, मतलब उसको महंगे हो गए आयात, अब 75 हो गया ना, 15 रुपये महंगा हो गया, तो आप क्या करेंगे? आयात कम करेंगे। तो इससे जो है आयात घट रहा है। अब निर्यात सस्ते होने से निर्यात में वृद्धि तथा लाभ बढ़ता है। ठीक है, अब निर्यात क्या है कि भारत में जो है, जैसे जो भारत की वस्तुएं बाहर जाती हैं, निर्यात हो रहा है ना, तो अब जब बाहर जाएंगी तो $1 जब आएगा, तो अभी पहले क्या था कि पहले 60 रुपये था, 75 रुपये हो गया है। तो जो निर्यात कर रहे हैं उनको 75 रुपये हो रहा है ना, तो उसमें क्या होगा? निर्यात में वृद्धि होगा और निर्यातक को लाभ होगा। ठीक है, अब देखिए व्यापार घाटा कम होगा, जिससे व्यापार संतुलन पर अनुकूल। जब आयात कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है निर्यात बढ़ेगा, तो व्यापार घाटा अपने आप ही डाउन होने लगेगा। घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। ठीक है, अब मतलब जब हाँ, घरेलू वस्तुएं जो है सस्ती हो जाएंगी। ठीक है, FDI FPI निवेश की मात्रा में वृद्धि होने लगेगी। ठीक है, अब भारत में विनिमय दर बाजार द्वारा तय होती है। परंतु RBI अपने क्रय विक्रय, मतलब डॉलर के क्रय विक्रय से ही द्वारा बाजार में स्थिति को विनियमित करता है तथा एक हद से ज़्यादा मुद्रा के मूल्य में असंतुलन न हो, इसलिए बाजार में वोलेटिलिटी बनाए रखी जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है विनिमय दर निर्धारण। अब विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है? ठीक है, तो देखिए बाजार मांग और आपूर्ति द्वारा, बाजार की मांग और आपूर्ति, ये निर्धारण आयात निर्यात के द्वारा, जैसे आयात निर्यात होगा तो मुद्रा अब जो है डॉलर में ही जो अगर वस्तुएं आप बाहर से मंगाओगे डॉलर में मंगाओगे, और अगर निर्यात करोगे तो जो बाहर वाला होगा डॉलर में देगा आपको। तो जो इसके द्वारा जो है आपूर्ति के द्वारा बाजार मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। दूसरा सट्टेबाजी, मूल्य बढ़ाने की अपेक्षा से, जैसे डॉलर का मूल्य बढ़ने की संभावना है तो डॉलर अपने पास वो रखेगा। ठीक है, तो इससे भी निर्धारित होता है। ठीक है, आगे क्या है? ब्याज दर विभेदक, देश के बीच ब्याज दरों में अंतर होता है। ऊंची ब्याज दर प्राप्त करने के लिए मुद्रा का संचालन पूरे विश्व में होता है। अब जैसे मान लीजिए RBI ने क्या किया? ब्याज दर को बढ़ाया। ठीक है, ब्याज दर को बढ़ाया तो जो FPI होते हैं, जो शॉर्ट टर्म निवेशक होते हैं, तो उनको वो भारत की ओर भागेंगे। कि उससे क्या होगा कि जो भारत की बैंक हैं वो भी ब्याज दर बढ़ाएंगे, उससे तो उनको जो है अधिक ब्याज मिलने के चांस है। अगर मान लीजिए फिर कोई अन्य देश जो है बढ़ाया ब्याज दर, इससे ज़्यादा कर दिया, तो उसकी ओर भागेंगे। तो इसलिए जो FPI होते हैं ये जो है अस्थिर होते हैं। ठीक है, और ये जो है विनिमय दर निर्धारण का भी कार्य करते हैं। अब देखिए क्रय क्षमता सिद्धांत भी है। सामान्यतः भारत में बैंक विनिमय दर को प्रभावित करने वाला कोई काम नहीं करता है, परंतु सरकार के अवमूल्यन के द्वारा विनिमय दर में परिवर्तन करती है। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, प्रभावी विनिमय दर, यह किसी राष्ट्र के मुख्य व्यापारिक साझेदार राष्ट्र की मुद्राओं पर भारित औसत है। क्या है ये? या किसी राष्ट्र के मुख्य व्यापारिक साझेदार राष्ट्र की मुद्राओं पर भारित औसत है। ये 2 प्रकार के हैं। एक है आपका नीर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, दूसरा रीर है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब जो चालू कीमतों पर देसी मुद्राओं के बदले प्राप्त विदेशी मुद्राओं का औसत मात्रा होता है उसे नीर कहते हैं, और जो
स्थिर कीमतों पर होता है उसे रीर कहते हैं। तो रीर क्या है? स्थिर कीमतों पर देसी मुद्राओं के बदले विदेशी मुद्राओं का की औसत मात्रा है। ठीक है। अब नीर के मामले में जो मतलब कि नॉमिनल था, जो है चालू कीमतों पर था, उसके मामले में किसी राष्ट्र एवं उसके साझेदार राष्ट्रों के बीच में पाए जाने वाले कीमत स्तर को ध्यान में नहीं रखा जाता है। जबकि रीर में क्या है, जो स्थिर कीमत है, स्थिर कीमतों पर जो है औसत निकलता है, इसके मामलों में इनके अंतर पर ध्यान नहीं रखा जाता है। इसलिए नीर के मामलों में इन अंतरों को ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखा जाता है, यहाँ पे गलत लिखा है, ध्यान रखा जाता है। इसलिए रीर से नीर की तुलना श्रेष्ठ मानी जाती है। जो रीर है मतलब रियल टाइम जो है, जो स्थिर कीमतों पर है, वो श्रेष्ठ माना जाता है। अब आरबीआई द्वारा अपने आंतरिक नीतिगत विश्लेषण में नीर और रीर का प्रयोग करता है। ठीक है, जबकि रीर जो है, जो रियल टाइम मतलब स्थिर कीमतों वाला है, इस पे आरबीआई 2014 के द्वारा इस गणना का प्रयोग सीपीआई न्यू सीरीज का इसकी गणना के लिए सीपीआई न्यू सीरीज का प्रयोग करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मुद्रा की परिवर्तनीयता, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। अब इससे भी क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, उदारीकरण से जुड़ी एक अवधारणा है, आगे देखते हैं कैसे उदारीकरण से जुड़ी है। इसमें मुद्राओं के प्रयोग संबंधित प्रतिबंधों पर छूट दी गई है, ताकि लोग भुगतान संतुलन से जुड़े लेन देन के लिए विदेशी मुद्रा और के लिए स्वदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा को स्वदेशी मुद्रा में स्वतंत्रता पूर्वक बदल सके। इसमें क्या है कि जो ये मुद्रा की परिवर्तनीयता है, इसमें क्या है कि जो है मुद्रा का उपयोग और संबंधित प्रतिबंधों से छूट दी गई है, ताकि लोग भुगतान संतुलन से जुड़े लेन देन के लिए जैसे स्वदेशी मुद्रा को विदेशी में, विदेशी मुद्रा को स्वदेशी में स्वतंत्रतापूर्वक बदल सकें। अब भारत में रुपए की परिवर्तनीयता देखते हैं। 1994 में जो करंट अकाउंट था, हमने पढ़ा था करंट अकाउंट में कि एक दृश्य था, अदृश्य। दृश्य में वस्तुओं के मतलब लेन देन होता था, अदृश्य में सेवाओं का होता था। ठीक है, और इसमें रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया है। किसमें? करंट अकाउंट। अब यही ध्यान देना है हमें, 1994 से करंट अकाउंट में रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया है। भारत में फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, सिर्फ पार्शियल है। ठीक है, अब करंट अकाउंट में तो कन्वर्टिबिलिटी फुल्ली है। ठीक है, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है उसमें फुल्ली ना होकर पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैपिटल अकाउंट में पूर्णता परिवर्तनीयता के अनुकूल नहीं है। ठीक है, अभी क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कैपिटल अकाउंट में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सहमत नहीं, मतलब पूरी तरीके से तैयार नहीं है। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट में परिवर्तनीयता के लिए तारापोर समिति, अब ये पूछ लेगा तारापोर समिति किससे संबंधित है? तो ये क्या था? कैपिटल अकाउंट में परिवर्तनीयता के लिए गठित एक समिति है, जो 2 बार गठित की गई थी, 1996 में, 2006 में। ठीक है, अब करंट अकाउंट जो है कन्वर्टिबिलिटी मतलब परिवर्तनीयता का असर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र पर सकारात्मक रहा है। तो कैपिटल अकाउंट की परिवर्तनीयता को लागू करने में विभिन्न चुनौतियाँ हैं। अब कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं जिसके कारण जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं लागू किया जा पा रहा है? तो उसमें पहला है यूएसए की अस्पष्ट मौद्रिक नीति। ठीक है, यूएसए जो है अमेरिका का अस्पष्ट मौद्रिक नीति है। भारतीय बैंकों का बढ़ता एनपीए, हमने एनपीए वाले बैंकिंग वाले चैप्टर में देखा था कितना ज़्यादा एनपीए बढ़ गया है भारतीय बैंकों का। ठीक है, एक बहुत बड़ी समस्या है बैंकिंग सेक्टर में। चीन की अर्थव्यवस्था, ये सब जो है प्रमुख कारण थे। अब देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा जो कि 1999, ये एक्ट 1999 में लाया गया था, 2000 में इसे लागू किया गया है। और ये तारापोर समिति की सिफारिश पे ही था। ठीक है, तारापोर समिति जो थी उसकी सिफारिश पे इसको लागू किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है, जो विदेशी विनिमय होता है, इसमें जो है अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया है। अब इसको जो पहले फेरा था वो ज़्यादा कठिन था, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम जो था वो ज़्यादा मतलब कठोर था। उस निवेशक भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए फेमा को लाया गया है। इसमें क्या है, ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है। ये जो है इसमें केवल मौद्रिक दंड दिए जाते हैं और सिविल
जैसे अगर मतलब अपराध किया है तो सिविल अपराधी ही घोषित किया जाएगा, और स्वयं जो अपराधी होगा, मतलब जिसने ये इस अधिनियम के तहत जिसको दंडित किया जा रहा होगा, उसे ही अपना जो है बचाव रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अब ये महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एफडीआई और एफपीआई या एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन, और इसका एफपीआई क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखिए, जो अगर किसी कंपनी में 10% से अधिक का निवेश किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एफडीआई हो जाएगा। और अगर किसी कंपनी में 10% से कम का निवेश किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, एफपीआई होगा। बस यही मेन अंतर समझना है। अगर निवेश हो रहा है 10% से अधिक का निवेश हो गया किसी कंपनी में तो वो एफडीआई हो जाएगा, और 10% तक का ही है, 10% से कम है तो एफपीआई हो जाएगा। अब देखिए, जो एफडीआई होता है ये लॉन्ग टर्म होता है, ये स्थिर होता है, अभी आगे समझेंगे कैसे। और जो एफपीआई होता है ये शॉर्ट टर्म होता है, ये अस्थिर होता है। ठीक है, अब जो एफडीआई है इसमें देखिए, निर्देशक मंडल कंपनी में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सकता है, जिससे उसे नियंत्रणकारी शक्ति प्राप्त हो जाती है। निर्देशक मंडल सीधा कंपनी के कंपनी में निर्देशक मंडल में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सकता है। ठीक है, जो निवेशक होता है, जिससे उसे नियंत्रणकारी शक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो एफपीआई होता है उसे ऐसा कुछ नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, और विदेशी मुद्रा भंडार, तकनीकी बेहतर ज्ञान, प्रबंधन, अनुसंधान, विकास आदि को लेकर ये आता है एफडीआई। ये ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब मान लीजिए कोई भारत में कंपनी है, ठीक है, अब अगर कोई विदेश की कंपनी उसे 10% से अधिक उसमें निवेश कर रही है तो उसे एफडीआई कहेंगे। ठीक है, अब एफडीआई जब आया तो उसको जो है एक हिस्सेदारी भी मिल जाती है। ठीक है, निर्देशक मंडल में उसका जो है अब बात सुनी जाएगी। तो अगर कोई बढ़िया कंपनी है, ठीक है, और वो आके यहाँ पे निवेश कर रही है एफडीआई में, तो उससे जो है तकनीकी ज्ञान एक तो बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो है स्थिर प्रकृति के होते हैं, जल्दी भागते नहीं हैं, और जो प्रबंधन, कंपनी का प्रबंधन बढ़ेगा। ठीक है, अनुसंधान और विकास में बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल में ये लागू नहीं होता है। एफडीआई जो है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल में नहीं लागू होता है। ट्रेजरी बिल में एफपीआई नहीं लागू होता है, एफपीआई जो है नहीं लागू होता है, परंतु गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 30 बिलियन बॉन्ड खरीद सकते हैं। अब देखिए, एफडीआई है, इसका नियमन जो है आरबीआई द्वारा फेमा एक्ट के अंतर्गत किया जाता है, जबकि एफपीआई को जो है सेबी द्वारा जो है रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, अब पहले जो है इसको जो है फॉरेन इन्वेस्टर प्रमोशन बोर्ड द्वारा मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब ये जो है इसको ही गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है और वित्त बाज़ारों में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि 10% से अगर अधिक का निवेश कोई कंपनी में कर रहा है निवेशक, तो वो क्या हो जाएगा, जो निवेश होगा जो आ रहा है वो एफडीआई होगा। लेकिन अगर 10% से कम है तो एफपीआई होगा, और एफडीआई आ रहा है तो स्थिर प्रकृति का होगा। ये मतलब कि ये इसमें जो अब जो निवेशक होगा वो प्रबंधन, जो निर्देशक मंडल होगा उसमें जो है उसको प्रतिनिधित्व मिलेगा, और उसमें जो है मैनेजमेंट और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, जबकि एफपीआई में ऐसा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब एफडीआई के प्रकार देखते हैं। ठीक है, एफडीआई मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एफडीआई के 2 प्रकार हैं, एक ग्रीन फील्ड एफडीआई है, दूसरा ब्राउन फील्ड एफडीआई है। अब देखिए, नई कंपनी की स्थापना के समय किए जाने वाला जो एफडीआई है, मान लीजिए कोई नई कंपनी की स्थापना हो रही है, उसमें 10% से अधिक का निवेश किया जाता है तो ग्रीन फील्ड एफडीआई होगा। और ब्राउन फील्ड है, पहले से चल रही कंपनी में अगर 10% से ज़्यादा का जो है मतलब कि 10% से ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदी जाती है तो वो जो क्या हो जाएगा, ब्राउन फील्ड हो जाएगा। तो भारत में किस तरह की एफडीआई की हो सकता है, आप खुद ही सोचिए ना। भारत में अगर बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है तो ग्रीन फील्ड एफडीआई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें अगर नए नए उद्योग लगेंगे तो रोजगार जनरेट होगा, जिससे कि बेरोजगारी कम होने के चांस है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। आपने समझ लिया ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड एफडीआई में अंतर क्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं भारत में ग्रीन फील्ड एफडीआई की अधिक उपयोगी है। क्यों उपयोगी है, आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा क्यों अधिक उपयोगी है, आपको क्या लगता है कौन सा जो है ज़्यादा उपयोगी है भारत में। भारत में एफडीआई से ज़्यादा पैसा एफपीआई के माध्यम से आता है, तो इसका कारण क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि एफडीआई से ज़्यादा पैसा एफपीआई में क्यों आता है भारत में। ठीक है, अब देखते हैं 2 टर्म है, एक खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। इसको समझ लेते हैं। खुली अर्थव्यवस्था में क्या होगा, अन्य देशों के साथ व्यापार में खुलापन होगा, और बंद में क्या होगा, अन्य देशों के साथ व्यापार बहुत कम हो रहा होगा, तो वो बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राउंड ट्रिपिंग, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, ये एफडीआई से ही संबंधित है। इसमें टैक्स बचाने के लिए कैसे काम करते हैं निवेशक, आइए समझते हैं। जब भारतीय निवेशक भारत में अन्य राष्ट्रों के मार्ग से एफडीआई
करता है तो उसे राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। ऐसा मार्ग प्रदान करने वाले राष्ट्र को टैक्स हेवन कहते हैं। ठीक है, ऐसा मार्ग जो मार्ग प्रदान करता है उसको टैक्स हेवन कहते हैं। जैसे मॉरिशस में है, भारत के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एक्ट एग्रीमेंट हुआ है, जिसका लाभ उठाने के लिए जो निवेशक हैं वो जैसे कि अपने देश से ना आकर मतलब सीधा निवेश ना करके मॉरिशस में अपनी एक सेल कंपनी बनाते हैं, वहाँ से ये निवेश करते हैं। ठीक है, अब देखिए राउंड ट्रिपिंग के कारण दोहरे कराधान से बचने से जुड़े समझौते का लाभ उठाना होता है। ठीक है, वही जो हमने कहा कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का लाभ उठा के ऐसा करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई यूएसए, जापान, अमेरिका, जापान या ब्रिटेन की कंपनी है, तो वो क्या करेगी, मॉरिशस में अपना पहले मतलब कि एक सब्सिडरी कंपनी इस्टेब्लिश करेगी, फिर मॉरिशस से क्या करेगी, उस सब्सिडरी कंपनी के थ्रू भारत में निवेश करेगी। तो अब जो है, जब भारत में अगर इधर से आती है, मतलब डायरेक्ट आती है, तो इसको जो है टैक्स ज़्यादा देना पड़ता। अब यहाँ से आएगी तो टैक्स वो बच जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये टैक्स हेवन है, भारत ने इसको छूट दे रखा है कि आप जो है निवेश करिए, हम मतलब आपके इनके निवेशकों को छूट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ की कंपनी बन के वो यहाँ से निवेशक करते हैं। तो भारत, अब ये क्या है, भारत में उत्पन्न काले धन को पुनः विदेशी निवेश के जरिए लौटा दिए जाते हैं। ये बड़ी समस्या है भारत की। ठीक है, विदेशी निवेश के संदर्भ में ओसीआई माने ओवरसीज सिटीजन ऑफ द इंडिया, भारतीय मूल के व्यक्ति पीओआई और एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडिया द्वारा किए गए निवेश को घरेलू निवेश माना जाएगा। ठीक है, भारत में एफडीआई सेवा क्षेत्र आधारित है। अब देखिए, जो भारत में एफडीआई मेनली आ रही है वो जो सेवा क्षेत्र है, मतलब कि आपका सॉफ्टवेयर सेक्टर है, इसमें सबसे ज़्यादा निवेश होता है भारत में। ठीक है, और सेवा क्षेत्र में एफडीआई अधिक आता है, और जो टेक्निकल सपोर्ट होता है या जो ये आपका ये है कॉल सेंटर्स होते हैं, इनमें जो है ज़्यादा एफडीआई आती है भारत में। चीन का एफडीआई विनिर्माण का क्षेत्र का होता है। अब देखिए, विनिर्माण क्षेत्र कहने का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग से। अगर मैन्युफैक्चरिंग में आता है तो रोज़गार ज़्यादा पैदा होगा, जिससे जो है वो हमें क्या चाहिए, हमें जो है विनिर्माण में अधिक एफडीआई की आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए चीन में भारत की तुलना में एफडीआई अधिक रोजगार पैदा करते हैं। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र में कारोबार, जो विनिर्माण क्षेत्र का कारोबार है उस सेवा क्षेत्र से अधिक होता है। इसलिए चीन के विनिर्माण क्षेत्र के विनिर्माण क्षेत्र के एफडीआई का आधार भी भारत से एफडीआई से अधिक है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न क्षेत्र में भारत में एफडीआई की अनुमति नहीं है। कौन से? परमाणु ऊर्जा, बुनियादी सुविधाओं को छोड़कर, रेलवे, बुनियादी सुविधाओं को छोड़कर, लॉटरी या सट्टेबाजी, चिट फंड निधि कंपनियां, तंबाकू, कृषि, बागवानी, पशुपालन को छोड़कर आवास या रियल एस्टेट में। भारत में विनिर्माण क्षेत्र में कम एफडीआई का कारण, अब जो भारत में विनिर्माण क्षेत्र में कम एफडीआई क्यों आता है, इसके कारण है विश्व स्तरीय जो है आधारभूत संरचना की कमी है। ठीक है, श्रम सुधारों से संबंधित समस्याएं हैं। देखिए, श्रम सुधारों से संबंधित अभी 44 श्रम कानून थे जो लागू होते थे, जिसको अभी हाल में ही केंद्रीय सरकार जो है 4 संहिताओं में बांट के इसको जो है सरलीकरण कर रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा क्या है, भारत का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है उसमें हाई रैंकिंग का होना, और जो है एकल विंडो सिस्टम का अभाव है। जो निवेशक आते हैं उनको जो है निवेश मतलब जो यहाँ पे अनुमति लेने में काफ़ी समय लग जाता है, भ्रष्टाचार है। तो ये सब कमियां हैं जिसके कारण विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई कम आता है। ठीक है, अब देखो कैसे बढ़ाया जा सकता है विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई को। आधारभूत संरचना को विश्वस्तरीय बना के, श्रम सुधारों को लागू करके, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों को सुलझा के। अब कहीं कहीं देखते होंगे आप, जैसे सरकार भूमि अधिग्रहण करती है उसके बाद वहाँ विवाद होने लगता है। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देके, सिंगल विंडो सिस्टम को लागू करके कि आपको बहुत जल्दी मतलब एक ही जगह आप अप्लाई करिए, वहीं से आपको अनुमति मिल जाए। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग में सुधारना। भारत लगातार जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, जो कि विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, इसमें सुधार कर रहा है। अभी जो पिछले वर्ष जारी हुई है रैंकिंग 2020 की, उसमें भारत की 63वीं रैंक है। ठीक है, और रैंकिंग में सुधार, केंद्र राज्य संबंधों में समन्वय लाके। ठीक है, कराधान व्यवस्था में स्थिरता लाकर, जैसे वोडाफोन जैसे विवाद ना हो सकें। वोडाफोन जैसा विवाद हमने पिछले लेक्चर में समझा था, जब कराधान वाला लेक्चर हमने पढ़ा था। आईपीआर पॉलिसी अधिकारों को मतलब कि मजबूत करके, सुदृढ़ीकृत करके। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्राकृतिक संसाधनों का पारदर्शी और निष्पक्ष आवंटन करके। ठीक है, उसके बाद क्या है, भारत में एफडीआई एफपीआई की प्रासंगिकता क्या है, मतलब रिलेवेंस है कि नहीं है। अब देखिए, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं मेंस से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मेंस में भी पूछ सकते हैं, और आईएएस के प्रीलिम्स में अब आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
अब देखिए प्रासंगिकता क्या है। एफपीआई से भारत में वित्त बाजार में तरलता बढ़ती है, ठीक है। एफपीआई जब आता है तो वो मुद्रा के फॉर्म में आएगा ना, तो जब वो आते हैं तो उससे जो है आप देखे होंगे पी नोट पढ़े थे कि बिना सेबी में रजिस्टर हुए वो आके जो है निवेश जो करते हैं तो वो जो है, तो उससे क्या हो रहा है, बाजार में मुद्रा की तरलता बढ़ जा रही है ना। और भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन में मदद मिल रही है। करंट अकाउंट घाटा के वित्तीयन में मदद मिल रही है। करंट अकाउंट में घाटा रहता था जिसके वित्तीयन के लिए जब निवेश ज़्यादा आएगा तो मतलब उसको जो है संतुलित हम कर लेंगे, ठीक है। जीडीपी की दर और आकार बढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं। निवेश निर्भर करता है तो ब्याज दर पर निर्भर करता है, अर्थव्यवस्था की स्थिति पर, सब्सिडी पर। एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं, ये देखते हैं एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं। देखिए एंजल इन्वेस्टर किसी व्यवसाय को चलाने के लिए 10 वर्ष का जिसको अनुभव होता है उसको एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। अब ये सेबी द्वारा लागू की गई इस अवधारणा में ऐसे निवेशक होते हैं जो स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। जो स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं उन्हें एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। और स्टार्टअप्स क्या होती हैं, ऐसी कंपनियां होती हैं जो पहली बार किसी व्यापार को शुरू करती हैं। अब आजकल आप देखे होंगे स्टार्टअप इंडिया जो 2016 में मोदी सरकार द्वारा चलाया गया है, अभी कई सारे स्टार्टअप कंपनियां खुलनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। जैसे आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो आपका अनअकैडमी जो है भारत की सबसे उभरती हुई स्टार्टअप कंपनी है, ठीक है। अब यूएसए की तरह भारत में भी समावेशी विकास के लिए विशेषकर तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में स्टार्टअप पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं। इसी के साथ साथियों ये जो है अर्थव्यवस्था सीरीज़ का जो ये 8वां लेक्चर था, इसका जो है कैसा लगा ये वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये यहीं पे समाप्त होता है। आगे जो है 2 या 3 लेक्चर अभी और करने हैं, उसके बाद ये अर्थव्यवस्था सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर विज्ञान सीरीज़ हम शुरू करेंगे, ठीक है, बहुत ही जल्द, ठीक है साथियों। इसी के साथ आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद साथियों।